लंबे कद, भारी जिस्म और चौड़े चेहरे का मालिक उधेड़ उम्र आदमी अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक नौजवान मर्द भी था जिसने डार्क ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था। इन दोनों ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में उस उधेड़ उम्र को सलाम किया। आओ बैठो, उधेड़ उम्र ने कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उधेड़ उम्र ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उधेड़ उम्र ने कहा। उसका लहजा खासा तक माना था। डॉक्टर जोसेफ की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डॉक्टर जोसेफ, कर्नल हार्क बोल रहा हूँ। कैसे फोन किया है? कोई खास बात? कर्नल हार्क ने कहा। मैंने इसलिए फोन किया है कर्नल हार्क कि मैं टोटल जीरो फार्मूले पर काम करने के लिए अपने 4 सीनियर साइंसदानों के साथ कास्ट्रिया लेबॉर्ट्री जा रहा हूँ। हमने फार्मूला चेक कर लिया है, उस पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा राब्ता सिर्फ आपके साथ होगा, किसी और से नहीं, और ना ही आपके अलावा किसी और को ये इल्म होगा कि हम कास्ट्रिया लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। ये सेटअप उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक ये फार्मूला हर लिहाज से मुकम्मल नहीं हो जाता। जहाँ तक हमारे दुश्मनों का ताल्लुक है, उनको रोकना और ख़त्म करना आपका काम है, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि इस फार्मूले को हर लिहाज से मुकम्मल करने में मज़ीद कितना अरसा लगेगा? कर्नल हार्क ने कहा। कम से कम 6 माह, वो भी उस सूरत में कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, रेड वुल्फ से मुकाबला करना दुश्मनों के बस की बात नहीं है। आप कास्ट्रिया पहुंचकर वहां से मुझे फोन कीजिएगा ताकि मेरे आदमी वहां की सिक्योरिटी को चेक कर लें, कर्नल हार्क ने कहा। वहां हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इस लेबॉर्ट्री को पहले दिन से ही खुफिया रखा गया है, आप फिक्र मत करें। इसराइल के सदर और चीफ सेक्रेटरी साहब के अलावा किसी को इस बारे में मालूम नहीं है। फिर वो लेबॉर्ट्री न सिर्फ खुफिया है बल्कि उसके सिक्योरिटी इंतजामात इस कदर फुल प्रूफ और जदीद है कि वहाँ मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती, डॉक्टर जोसेफ ने तफसील से बात करते हुए कहा। वहाँ अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई का निज़ाम तो ठीक है, कर्नल हार्क ने कहा। हाँ, सब ठीक है, ओके, गुड बाय, डॉक्टर जोसेफ ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल हार्क ने भी रिसीवर रख दिया। तुम्हें हालात का तो इल्म हो गया होगा, कर्नल हार्क ने रिसीवर रखकर आने वाले जोड़े से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, वैसे आपने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़े इकदाम किए हैं, लेकिन हम उन्हें किसी तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देंगे, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, जो रेड वुल्फ का सुपर एजेंट मार्टन था। अब ये मेरी इज्जत का सवाल बन चुका है, इसलिए अब उन्हें हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए, कर्नल हार्क ने कहा। बॉस, इज्जत का मसला किस तरह बन गया? ऐसे काम तो होते रहते हैं, सारी दुनिया की सर्विसेज के एजेंट एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते हैं। इस बार लड़की जो रेड वुल्फ की सुपर एजेंट लारा थी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है लारा कि ये दुनिया की सबसे फाल सर्विस है। ये लोग पहले भी कई बार इसराइल पहुंचकर इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते रहे हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें इनके हाथों ख़त्म हो गई हैं। ख़ास तौर पर इस सर्विस का लीडर इमरान बज़ाहिर मिज़ाहिया बातें करने वाला एक मस्खरा लगता है, लेकिन दर हकीकत वो दुनिया के सबसे जहरीले सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। मैं जब सदर साहब के नोटिस में ये बात लाया तो वो बेइख्तियार चौंक पड़े। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सुनते ही बेहद परेशान हो गए, लेकिन मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि रेड वुल्फ के सुपर एजेंट उनका लाजमन खात्मा कर देंगे। फिर मैंने उन्हें प्लान बताया तो उन्होंने ये प्लान पसंद किया कि जो अफराद नज़रों में थे, जैसे जैनी, डॉक्टर आजम, अल्फार्ड, सबको गैब कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कब्रिस में धक्के खाकर वापस चली जाए। चुनांचे इस प्लान पर अमल दरामद भी हो गया, और अब मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम रेड वुल्फ के सेकंड हेडक्वार्टर की हिफाजत करो और इन एजेंटों को तलाश करके उनका खात्मा कर दो ताकि मैं उनकी लाशें सदर साहब के कदमों में डाल सकूं। और अगर हम इस काम में नाकाम हो गए तो मैं सारी उम्र सदर साहब तो क्या किसी से भी आंखें मिलाने के काबिल न रहूंगा, कर्नल हार्क ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, सब ओके हो जाएगा।
हम उनकी लाशों पर जश्न मनाएंगे, मार्टन ने कहा और लारा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम चूंकि पहली बार पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मुकाबले पर आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस सर्विस और खास तौर पर उसके लीडर इमरान के बारे में चंद बातें वाज़ेह कर दूं। पहली बात यह कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस आंधी और तूफान की तरह टास्क की तरफ बढ़ती है। पहले वो कोशिश करते हैं कि उन्हें टास्क के बारे में मालूमात मिल जाएं। यह सर्विस किसी सूरत पीछे हटने का सोचती भी नहीं। ये ग्रुप मार्शल आर्ट्स का भी माहिर है और जो बात सबसे अहम है वो ये कि उन्हें देखते ही गोली मार देना, वरना अगर उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत मिल जाए तो ये पांसा पलट देते हैं। इसलिए मशकूक समझकर उन्हें चेक करने के चक्कर में मत पड़ना। गोली मारकर हलाक कर देना, बाद में चेकिंग होती रहेगी, कर्नल हार्ग ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन वहां की पुलिस को कौन रोकेगा, वो तो फायरिंग की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, मार्टन ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, मैं कब्रस के चीफ सेक्रेटरी को इतला दे दूंगा कि वो पुलिस को ऑर्डर्स कर दें, कर्नल हार्ग ने कहा। अब आप ये बताइए बॉस कि वो कहाँ मौजूद हैं, उनके हुलियों की तफसील क्या है ताकि हम उन्हें ट्रेस करके उनका खात्मा कर सकें, लारा ने कहा। वो मेकअप के माहिर हैं, इसलिए अपने असल चेहरे की रोनुमाई की बजाय वो तेजी से मेकअप तब्दील करते रहते हैं, इसलिए हुलियों से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। अलबत्ता ये बात अहम है कि उनका गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है। उनमें 2 औरतें और 4 मर्द हैं। उनके कद्दो कामत के बारे में भी जो तफसील मुझे मालूम है वो मैं बता देता हूँ, कर्नल हार्ग ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक फाइल निकाली और उसे मार्टन की तरफ बढ़ा दिया। मार्टन ने फाइल लेकर उसे खोला, उसमें 3 कागज थे। मार्टन ने सरसरी नजरों से उन सफात को देखा और फिर फाइल बंद करके वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही लारा भी उठकर खड़ी हो गई। ओके बॉस, अब हमें इजाजत दें, हमने उन्हें ट्रेस करना है और यही सबसे मुश्किल टास्क है। ट्रेस होने के बाद वो चंद लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकते, मार्टन ने कहा। तमाम काम एहतियात से करना मार्टन और लारा, तुम भी, क्योंकि उसके इमरान के 1000 रूप हैं, क्योंकि उस इमरान के 1000 रूप हैं, कर्नल हार्ग ने कहा। और आप बेफिक्र रहें बॉस, कतई बेफिक्र, लारा ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, साथ साथ मुझे रिपोर्ट देते रहना, कर्नल हार्ग ने कहा। यस बॉस, दोनों ने बैक ज़बान होकर कहा और फिर वो ऑफिस से बाहर चले गए तो कर्नल हार्ग ने एक तवील सांस लिया और मेज की दराज से शराब की एक छोटी बोतल निकालकर उसने उसे खोला और बोतल को मुंह से लगाकर उस वक्त तक शराब पीता रहा जब तक बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक उसके हल्क में न उतर गया। फिर उसने खाली बोतल को मेज के करीब पड़ी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल हार्ग ने खासे सख्त लहजे में कहा। कब्रस से चार्ल्स की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, कर्नल हार्ग ने कहा। सुपर चीफ, मैं चार्ल्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद चार्ल्स की मौतबाना आवाज सुनाई दी। क्यों फोन किया है, कर्नल हार्ग ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सुपर चीफ, हम सब सेकंड हेडक्वार्टर में हैं, लेकिन ये सेकंड हेडक्वार्टर चूंकि एक छोटे से कस्बे में है, इसलिए यहाँ आने जाने और दीगर मामलों में बेहद वक्त ज़ाया होता है। अगर आप इजाज़त दें तो हम नया हेडक्वार्टर कब्रस के बड़े शहर पोर्ट वेलास में बना लें। वहाँ एक इमारत ऐसी है जिसे खरीद कर उसमें मुस्तकिल हेडक्वार्टर कायम हो सकता है। इस तरह ना पाकेशिया सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ काम कर सकेगी और ना ही कोई और पार्टी, चार्ल्स ने मौतबाना लहजे में कहा। मगर छोटे कस्बे में तो निगरानी का नेटवर्क ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, कर्नल हार्ग ने कहा। जनाब, ये इस कदर छोटा कस्बा है कि लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और यहाँ हमारे मुखालफिन की तादाद ज्यादा है। इन तंजीमों के लोग जो स्मगलिंग में मुलविस हैं हमारे मुकाबिल हैं, क्योंकि ये छोटा कस्बा समुंदर के किनारे पर है, लेकिन यहाँ पानी की गहराई इस कदर नहीं है कि यहाँ बाकायदा बंदरगाह बन सके। सिर्फ लांचें चलती हैं, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, कर लो शिफ्ट, फिर मुझे वहाँ का फोन नंबर और मजीद तफसील बता देना, कर्नल हार्ग ने कहा और रिसीवर रख लिया।
ये लोग न जाने कब ट्रेस हों, कर्नल हार्क ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो कर्नल हार्क ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल हार्क ने कहा। डॉक्टर जोसेफ की कॉल है, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी ने कहा। कराओ बात, कर्नल हार्क ने कहा। डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद बलगम ज़दा लहजे में कहा गया। कर्नल हार्क बोल रहा हूँ डॉक्टर जोसेफ, कोई खास बात? कर्नल हार्क ने नर्म लहजे में कहा। मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि हम सब साइंसदानों ने तफसीली डिस्कस के बाद अब सुपरस्टार लेबॉर्ट्री जो कि जमागा में है मुंतखब की है। टोटल 0 फार्मूले पर वहां काम किया जाएगा। ये हमारी सबसे कीमती लेबॉर्ट्री है और इसका महल वकू इस किस्म का है कि उसे किसी सूरत ट्रेस नहीं किया जा सकता, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। उसे सुपरस्टार का नाम क्यों दिया गया है? लगता है किसी होटल या क्लब का नाम हो, कर्नल हार्क ने कहा। इस लेबॉर्ट्री के ऊपर वसीउ अरीज क्लब बना हुआ है जिसका नाम सुपरस्टार क्लब है, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, लेकिन इस तरह तो आप लोगों को काम करने में दिक्कत होगी, क्लब से गुजरकर लेबॉर्ट्री आना जाना पड़ता होगा, कर्नल हार्क ने कहा। नहीं, क्लब से कोई रास्ता लेबॉर्ट्री को नहीं जाता। हमारा रास्ता खुफिया भी है और अलहदा भी, डॉक्टर जोसेफ ने जवाब दिया। वहां की सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? कर्नल हार्क ने कहा। यहाँ मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बावजूद यहाँ कर्नल जेम्स 10 सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। कर्नल जेम्स? ओह अच्छा, मैं जानता हूँ उसे, वो वाकई बेहद होशियार आदमी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान से काम करें, हम अपना काम करेंगे, कर्नल हार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब ये सोचकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात ऊपर आए कि अब पाकेशिया सीक्रेट सर्विस ना रेड वुल्फ का हेडक्वार्टर और ना ही लेबॉर्ट्री तलाश कर सकेगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।